Hello friends, my name is Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने टैक्स ऑडिट ऑफ सीरीज़ में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस किया था। पार्ट 1 ऑफ द टैक्स ऑडिट सीरीज़ ऑफ ट्रस्ट में जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी टैक्स ऑडिट सीरीज़ ऑफ ट्रस्ट की, उसमें हमने डिस्कस किया था कि आप पे फॉर्म 10B कब एप्लीकेबल होगा, 10BB कब एप्लीकेबल होगा। उस केस में आपने कौन से फॉर्म्स में अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देनी है, कितने क्लोजेज होंगे उनके, और आप पे कब 10B की एप्लीकेबिलिटी होगी, कब 10BB की एप्लीकेबिलिटी होगी। तो अगर अभी तक आपने एप्लीकेबिलिटी नहीं चेक की है, क्योंकि दोनों ही फॉर्म्स में मैसिव चेंजेस आए हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 से। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या ये नए टैक्स ऑडिट फॉर्म 1 अप्रैल 23 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 से लगेंगे? द आंसर इज नो। टैक्स ऑडिट के न्यू फॉर्म्स फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जितनी भी टैक्स ऑडिट अब आप करेंगे असेसमेंट ईयर 23-24 की, उसमें आपको टैक्स ऑडिट के नए फॉर्म्स में ही अपनी ऑडिट करनी है। सो पार्ट 1 में हमने 10B और 10BB की कब कब एप्लीकेबिलिटी होगी इसके बारे में डिस्कशन किया था। पार्ट 2 में हमने आपको बताया था फॉर्म 10BB के ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में आप क्या क्या ओपिनियन देते हैं। आप बैलेंस शीट से रिलेटेड ओपिनियन भी देते हैं, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एग्रीमेंट में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इसकी ओपिनियन भी देते हैं, साथ साथ आप ट्रू एंड करेक्टनेस ऑफ अनेक्शर जो फॉर्म 10BB के साथ आपको 32 क्लोजेस में देना है उसके लिए भी आप अपनी ओपिनियन देते हैं, और कुछ ऑब्जर्वेशन और क्वालिफिकेशंस अगर आपकी हैं तो वो भी आपको वहां पे बतानी होती हैं। सो क्लोज 1 to 11 जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड थे, जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड थे फॉर्म 10BB की, वो हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था। तो अभी तक अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज हम फॉर्म 10BB को कंप्लीट करेंगे। हमने फॉर्म 10BB के ऑडिट रिपोर्ट एंड क्लोज 1 to 11 दोनों को अपने पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में देख लिया था। अब हम बात करेंगे कि जो बाकी बचे हुए क्लोजेस हैं, क्लोज 12 to 32, उसमें क्या क्या चीजें हमें फर्निश करनी है अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। देखिए, जितने भी अनेक्शर्स होते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के, उसको प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा असेसी की होती है और उसको सर्टिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होती है। तो चाहे तो हम फॉर्म 3CD की बात करते हैं या अनेक्शर टू फॉर्म 10B और 10BB की बात करते हैं, सभी केसेस में हमें अनेक्शर्स कंपनी ट्रस्ट प्रिपेयर करके देंगी, लेकिन हमें उसकी ऑडिट करनी है और ये बताना है कि वेदर द इंफॉर्मेशन गिवन इन दोज annexures आर ट्रू एंड करेक्ट और नॉट। सो टुडे वी विल डिस्कस इन पार्ट 3 ऑफ अवर वीडियो न्यू फॉर्म 10BB क्लोज बाय क्लोज नंबर 12 to 32। मीन्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लोज 12 to क्लोज 32। So we have discussed format of audit report in form 10BB applicable for financial year 22-23 and clause 1 and 11 in part 2. In this video bulletin we will discuss the remaining clauses of form 10BB. So snapshot आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था ये 10BB के एनेक्शर का, जिसमें कि क्लोज 1 to 11 है जनरल इंफॉर्मेशन के, क्लोज 12 to 26 है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम के। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अगर आपने ट्रस्ट ऑडिट की हो तो आपको याद होगा कि वो एक छोटा सा 10B का फॉर्म होता था। उस 10B के फॉर्म में आपको एक तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम के बारे में बताना होता था, एक्युमुलेशन ऑफ इनकम के बारे में बताना होता था, और स्पेसिफाइड पर्सन और उनके बेनिफिट के लिए किए गए खर्चे के बारे में बताना होता था। लेकिन लास्ट 2-3 ईयर से ट्रस्ट के लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ 1023C में जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं और सेक्शन 11 और 12 में जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं, उन दोनों को एक ही पैरिटी में लाया गया है अब। सो फॉर्म 10BB के अंदर अब आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम देनी है। अभी तक आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर करते थे, जबकि कुछ पॉइंट्स हम फॉर्म 10BB में भी सर्टिफाई करवाते थे अपने ऑडिटर से। लेकिन अब ऑडिटर को कंप्लीट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अनेक्शर टू फॉर्म 10BB में देनी पड़ेगी। इट मींस जब असेसी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन उसे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अनेक्शर के अंदर फिल करके देगा, तो अब ऑडिटर को ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि क्या वो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ट्रू एंड करेक्ट है। तो इस बार हमें फॉर्म 10BB में और 10BB में दोनों केसेस में ट्रस्ट की टैक्सेबल इनकम की कंप्यूटेशन को भी सर्टिफाई करके देना है। सो क्लोज 27 to 32 रिलेटेड टू अदर रिपोर्टेबल क्लोजेस
इन केस ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। सो 12 to 26 में हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम देखेंगे, 27 to 32 में हम देखेंगे अदर रिपोर्टेबल क्लोजेस। ये टैक्सेबल इनकम की कंप्यूटेशन का चार्ट हमने क्लोज नंबर 12 to 26 के बेस पे बनाया है। जो लास्ट तक अभी हम जो बात कर रहे थे कि आप एप्लीकेशन ऑफ इनकम और स्पेसिफाइड पर्सन की डिटेल ही लास्ट टाइम के फॉर्म 10B में देते थे, लेकिन अब आपको फॉर्म 10B और BB में उस ट्रस्ट की टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कैसे हो रही है उस पर अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर हम देखें क्लोज 13, सो क्लोज 13 से हम वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन इनकम अपनी रिपोर्ट करनी स्टार्ट करते हैं। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखते हैं, उसमें सबसे पहले हम इनकम्स दिखाते हैं, फिर अपनी एक्सपेंडिचर्स उसमें से माइनस करके लास्ट में हम बताते हैं कि कितना हमें सरप्लस है या कितना डेफिशिएट है। सो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम में सबसे पहले शेड्यूल ऑफ इनकम्स स्टार्ट होता है क्लोज 13 से। लास्ट वीडियो में हमने क्लोज 1 to 11 की बात की थी, इस वीडियो में हम क्लोज 13 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक 12 क्लोज मिसिंग है जिसकी डिस्कशन हम अभी करेंगे। क्लोज 13 से हम वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन को रिपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। क्लोज 13 में हमें रिपोर्ट करना है डोनेशन शोन इन फॉर्म 10BD। फॉर्म 10BD उन ट्रस्ट पे अप्लाई होता है जो ट्रस्ट 80G में रजिस्टर्ड होती हैं, जो डोनी से डोनेशन रिसीव करती हैं, और वो डोनेशंस उन्हें फॉर्म 10BD में उनके पैन और आधार नंबर के हिसाब से दिखानी होती है, जिसके बेस पे आपको फॉर्म 10BE का सर्टिफिकेट दिया जाता है और आप 80G की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। मीन्स ये वही सिस्टम है जैसे हम 26Q 24Q फाइल करते हैं और उसके बदले में 26AS और AIS में हमारी इनकम शो हो जाती है। ऐसे गवर्नमेंट फॉर्म 10BD फॉर्म लेके आई है, जिसके बेसिस पे जब ट्रस्ट फॉर्म 10BD में डोनेशन शो करेंगी, सो वही डोनेशन फॉर्म 10BE में असेसिस को दी जाएगी, इंडिविजुअल्स को दी जाएगी, जिससे कि वो 80G में अपनी डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। सो डोनेशन शोन इन फॉर्म 10BD आपको रिपोर्ट करनी है क्लोज 13 में। क्लोज 12 हमें बोलता है क्या ट्रस्ट ने फॉर्म 10BD फाइल किया है, क्या ट्रस्ट फॉर्म 10BD फाइल करती है। अब 80G में रजिस्टर्ड होगी तो फॉर्म 10BD फाइल करेगी, अदरवाइज हम नो लिखेंगे। सो अगर क्लोज 12 नो होगा तो क्लोज 13 में आपको कोई भी अमाउंट नहीं देना है। सो क्लोज 12 हमें बोलता है कि क्या ट्रस्ट फॉर्म 10BD फाइल करती है, क्या उसे फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। अगर हम यस करेंगे सो क्लोज 13 में हमें 10BD की सभी डोनेशंस को रिपोर्ट करना है। अगर हम नो करेंगे तो फॉर्म 10BD में जो हमारी रिपोर्टिंग होनी है ये पॉइंट आपके लिए ओपन ही नहीं होगा और इसमें आपको कोई भी अमाउंट नहीं शो करना। क्लोज 14 डोनेशन नोट शोन इन फॉर्म 10BD। सो क्लोज 13 में 10BD वाली डोनेशंस, क्लोज 14 में नॉन 10BD वाली डोनेशंस। इट मींस अगर आपकी ट्रस्ट 80G में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने फॉर्म 10BD फाइल नहीं किया होगा क्लोज 12 के हिसाब से। सो 13 में आपका कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा और 14 में आपकी सभी डोनेशंस आ जाएंगी। सो क्लोज 14 में अगर 10BD फॉर्म फाइल नहीं किया है, द टोटल डोनेशंस विल बी रिपोर्टेड इन क्लोज नंबर 14 डोनेशंस नोट शोन इन फॉर्म 10BD। 15 is total of 13 plus 14, total voluntary contribution. So clause 12 is whether trust is required to file form 10BD. Clause 13 is if yes, then donations reported in form 10BD. Clause 14 is donations not reported or not eligible to be reported in form 10BD. Clause 15 is total voluntary contribution. हम voluntary contribution को ही donations बोल रहे हैं। Clause 16 फॉरेन कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ 15 अबव मींस कि टोटल वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन में से फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको कितना मिला है, इसका कोई भी कैलकुलेशन इंपैक्ट नहीं है। इस अमाउंट को सिर्फ आपको रिपोर्ट करना है। यहाँ पे देखिए, जब भी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके 10BB अप्लाई नहीं होता है, 10B अप्लाई होता है। सो हम बोल सकते हैं कि फॉर्म 10BB में अगर हम यहाँ पे कोई भी अमाउंट रिपोर्ट करते हैं सो उस केस में हमारे पास नोटिस आएगा कि हमें फॉर्म 10B फाइल करना है, BB फाइल नहीं करना है। क्योंकि आप अगर पार्ट 1 में देखेंगे जाके, टैक्स ऑडिट सीरीज के पार्ट 1 ऑफ वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो भी ट्रस्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करती हैं या जो ट्रस्ट अप्लाई करती हैं आउटसाइड इंडिया अपनी कंट्रीब्यूशन को, या जिन ट्रस्ट की 5 करोड़ से ज्यादा की ग्रॉस रिसीट्स है विदाउट क्लेमिंग एग्जेम्पशन ऑफ 11 एंड 12, उन्हें फॉर्म 10BB एप्लीकेबल ही नहीं होता। उस केस में हमें फॉर्म 10B फाइल करना होता है। तो इसकी रिपोर्टिंग इस केस में ऑलवेज जीरो होगी,
क्योंकि हम ऐसे केसेस फॉर्म 10B में दिखाएंगे, ना कि BB में दिखाएंगे। क्लोज 17 में हमें दिखाना है वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन फॉर कॉर्पस पर्पस। आपको पता है कॉर्पस के लिए हमें जितना भी डोनेशन मिलता है वो सब डोनेशन एग्जेम्प्ट होता है, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि आप उसे इन्वेस्ट करें सेक्शन 11(5) की एलिजिबल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में। मींस जो सेक्शन 11(5) में रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट सोर्सेज दिए हुए हैं, आपको जितना भी कॉर्पस डोनेशन है उसमें आपको इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है। सो आपको कॉर्पस डोनेशन यहां पे शो करना है नेगेटिव में, क्योंकि आपने टोटल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन यहां पे दिखा दिया था, लेकिन कॉर्पस डोनेशन पे तो टैक्स नहीं लगता है, इसलिए आप कॉर्पस डोनेशन को इसमें से माइनस कर देंगे। क्लोज 18 में आप दिखाएंगे वॉलंटरी अनोनिमस डोनेशंस अंडर सेक्शन 115 बीबीसी। सेक्शन 115 बीबीसी बात करता है कि जितनी भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट पे ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि रिलीजियस ट्रस्ट में दान पेटी पड़ी होती है जिसमें हम जाके अपना चंदा डालते हैं। सो 115 बीबीसी बोलता है कि अगर किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को एनोनिमस डोनेशन मिली है, मींस उनके पास डोनी के पैन आधार डिटेल्स नहीं है, सो ऐसे केसेस के अंदर वो एनोनिमस डोनेशन टैक्सेबल होगी एट द रेट ऑफ 30%। लेकिन आपको कुछ अमाउंट की रियायत भी दी गई है, एग्जेम्पशन भी दी गई है। बोला गया है जितनी भी आपकी एनोनिमस डोनेशन 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर के अमाउंट से ज्यादा होगी, उस अनोनिमस डोनेशन को 30% पे डायरेक्टली टैक्स कर दिया जाएगा और उस केस में आपको एप्लीकेशन ऑफ इनकम का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। मींस जितना भी पैसा हमें मिला 5% ऑफ टोटल डोनेशन और 1 लाख रुपीज विच एवर इज हायर तक के अमाउंट को छोड़ के बाकी अमाउंट पे हमें डायरेक्टली 30% का टैक्स रेट लगेगा और हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए इस अमाउंट को नॉर्मल इनकम में से निकाल दिया गया ताकि इसे अलग से टैक्सेबल किया जा सके। सो वॉलंटरी अनोनिमस डोनेशंस को भी हमने माइनस किया ताकि हम उसको सेपरेटली एंड डायरेक्टली 30% पे टैक्सेबल कर लें। क्लोज 19 इज अप्रूव्ड आउटसाइड इंडिया एप्लीकेशन। सो जितनी एप्लीकेशन ऑफ इनकम आपने आउटसाइड इंडिया की है, चाहे आपने इनकम टैक्स में अप्रूवल लेके की है, उसे आपको यहां से माइनस करना है, क्योंकि आप इसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम में से ही माइनस करेंगे। याद रखिए अभी हमने पार्ट 1 की बात की थी जिसमें हमने कहा था कि कभी भी अगर हमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलती हैं या हम कुछ भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया करते हैं, उस केस में फॉर्म 10B हम पे अप्लाई नहीं होता, 10B अप्लाई होता है। सो ये अमाउंट भी यहाँ पे 0 रहेगा, क्योंकि अगर ये अमाउंट हमने यहाँ पे दिखा दिया इट मीन्स गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि आपको फॉर्म 10B फाइल करना था, आपने गलती से 10BB फाइल कर दिया है और आप पे पेनल्टी लगा दी जाएगी। क्लोज 20 में बोला गया नेट वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड। अब आ गया कितने अमाउंट की हमें एप्लीकेशन करनी है टोटल डोनेशन में से। सो जितनी डोनेशन हमने 10BD में दिखाई थी, जितनी डोनेशन हमने 10BD में नहीं दिखाई थी, उनका टोटल डोनेशन जो हमारे पास आया था उसमें से अनोनिमस डोनेशन को माइनस करके, क्योंकि उस पर तो हमें एप्लीकेशन मिलेगी ही नहीं, उसमें से कॉर्पस डोनेशन को माइनस करके, क्योंकि कॉर्पस डोनेशन हमारी एग्जेम्प्ट होती है, और जो आउटसाइड इंडिया हमने डोनेशन दी है इस केस में वो 0 ही होगी, उसको माइनस करके जो बैलेंस वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बचता है उसे ही तो हमें अप्लाई करना है। सो उस अमाउंट को हमें लेना पड़ेगा क्लोज 20 में, जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा नेट वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड। इसके बाद क्लोज 21 के अंदर आपको दिखाना है इनकम अदर देन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। सो डोनेशन के अलावा अगर ट्रस्ट को कोई भी पैसा मिला है, चाहे वो इंसिडेंटल बिजनेस एक्टिविटी से मिला है, सो जितना भी पैसा ट्रस्ट को डोनेशंस के अलावा मिला है इनकम्स अंडर द ट्रस्ट, उसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखिए कोई भी हॉस्पिटल है उसको ओपीडी की फीस भी मिलती है, उसको डोनेशन भी मिलती है, सो डोनेशंस आ जाएंगी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में, और जो उसको ओपीडी की और टेस्ट की फीस मिलती है वो आ जाएगा अदर इनकम्स फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट। सो दिस इज क्लोज 22 टोटल इनकम टू बी अप्लाइड इन इंडिया। क्लोज 20 प्लस क्लोज 21 मीन्स यहाँ पे हमने अपनी इनकम इकट्ठी कर ली जिसपे एप्लीकेशन ऑफ इनकम का बेनिफिट मिलता है और इनकम टैक्स में जिसे हमें अप्लाई करना होता है। सो क्लोज 12 टू 22 हमें किसके बारे में बताते हैं? इनकम्स के बारे में। इनकम्स मीन्स वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एंड अदर इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट।
सेकंड शेड्यूल इज शेड्यूल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सो जैसे क्लोज 12 to 22 हमें इनकम्स के बारे में बताते हैं, ऐसे ही क्लोज 23 हमें बताता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम के बारे में कि पैसा हमने अप्लाई कहां पे किया है और कौन कौन सी एलिजिबल एप्लीकेशंस हैं। देखिए, एलिजिबल इनकम्स में से एलिजिबल एप्लीकेशन माइनस होंगी तभी टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी। सो हम इस कंप्यूटेशन में ओनली इनएलिजिबल और डिसअलाउ वाली आइटम्स को माइनस कर रहे हैं ताकि हम नेट इनकम और नेट एप्लीकेशंस निकाल के लेके आए और उसके बाद देखेंगे ट्रस्ट की कोई टैक्सेबल इनकम बनती है या नहीं बनती है। क्लोज 23 में हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें बताना है टोटल एप्लीकेशंस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। टोटल कितना पैसा हमने अप्लाई किया है, उसमें से हम माइनस कर देंगे अमाउंट नॉट पेड आउट ऑफ अबव। फाइनेंस एक्ट 22 फाइनेंशियल ईयर 22-23 से जितनी भी एप्लीकेशंस आप करेंगे वो आपको पेमेंट बेसिस पे अलाउ होंगी। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करता हूं इसलिए ट्रस्ट के केस में जो प्रोविजन फॉर एक्सपेंस भी हमने बनाए हैं उसकी भी हमें एप्लीकेशन ऑफ इनकम दे दो। सो गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 22 से बोला है कि जितनी भी एप्लीकेशंस आपने की हैं उनमें से जितनी एप्लीकेशंस आपने पे कर दी हैं, जो एप्लीकेशन ऑफ इनकम आपने पे कर दी है, एक्सपेंडिचर के लिए पेमेंट कर दी है, सिर्फ उतने ही अमाउंट की हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान के चलेंगे। सो फाइनेंशियल ईयर 22-23 से आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल एप्लीकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में से आपको माइनस करना पड़ेगा अमाउंट नॉट पेड आउट ऑफ अबव। इट मींस हमें ओनली पेड एप्लीकेशन ऑफ इनकम को लेके चलना है फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशंस। 23 में अमाउंट पेड आउट ऑफ अर्लियर ईयर एक्रूअल्स मींस अगर लास्ट ईयर्स में 22-23 में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब आप सब्सीक्वेंट ईयर्स के अंदर ऑडिट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ पैसा हमने ऐसा छोड़ दिया था एप्लीकेशन ऑफ इनकम में कंसीडर करना जो हमने एक्चुअल में पेमेंट बेसिस की वजह से छोड़ दिया था, एक्रूअल्स की वजह से छोड़ दिया था। सो पुराने सालों के जो पैसे इस साल दिए हैं उसे आप ऐड कर देंगे। सो यहां तक हमारे पास क्या निकल जाएगा, कितनी एप्लीकेशन ऑफ इनकम को मींस कितने एक्सपेंडिचर के पैसे हमने पे कर दिए हैं। उसके बाद डिपॉजिट बैक इन कॉर्पस ड्यूरिंग द ईयर नॉट टेकन एज एप्लीकेशन अर्लियर। हमने बात की है कि कॉर्पस की डोनेशन जो भी हमें मिलती है दैट इज एग्जेम्प्ट। जितनी कॉर्पस की डोनेशन हमें मिलती है वो एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन आपको उसे 11(5) की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में लगा के रखना होता है। अब आपने कॉर्पस का पैसा निकाला और कॉर्पस के पैसे को आपने अप्लाई कर दिया, तो क्या उस पैसे की एप्लीकेशन को एप्लीकेशन माना जाना चाहिए? नो, बिकॉज कॉर्पस की डोनेशन जब आई थी हमने उसकी एग्जेम्पशन अवेल की थी, तो उससे कोई पैसा अगर हमने अप्लाई किया है सो उसकी भी हमें एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मिलेगी क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड पैसे में से लगाई गई है। हाँ, लेकिन हमने अगर कॉर्पस डोनेशन का पैसा यूज कर लिया और बाद में हमने वो पैसा कॉर्पस में वापसी डाल दिया, अब वापसी तो हमने अपनी बाकी सोर्स ऑफ इनकम में से डाला होगा, इसलिए गवर्नमेंट कॉर्पस में से एक्सपेंड किए गए पैसे का कोई बेनिफिट नहीं देती है, लेकिन कॉर्पस में जब पैसा हम वापसी डिपॉजिट कर देते हैं उसका बेनिफिट गवर्नमेंट हमें डिपॉजिट वाले साल में देती है। सो इस क्लोज में हमें यही लिखना है कि डिपॉजिट बैक इन कॉर्पस ड्यूरिंग द ईयर, कितना पैसा हमने कॉर्पस में वापसी डाल दिया जो पैसा कहीं और यूज करने के लिए निकाल लिया था। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन्स ड्यूरिंग द ईयर। अब ट्रस्ट ने इस साल में मान लीजिए 1 करोड़ का लोन लिया और लोन लेके उस पैसे को अप्लाई कर दिया, तो क्या हमें उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानना चाहिए? नो, क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशन हमने लोन्स में से की है वो तो लैंडेड मनी से की है, जो पैसा हमें मिला है हमने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस में थे या अपने इनकम में से वो पैसा अप्लाई नहीं किया है। लेकिन जब हम उस पैसे को अप्लाई करने के बाद अपनी इनकम में से कुछ पैसे जोड़ के लोन के पैसे वापसी देंगे, सो गवर्नमेंट बोलती है अब जो लोन के पैसे अब आप वापसी दे रहे हो वो आप अपनी डोनेशंस और इनकम में से दे रहे हो, तो ऐसे पैसे को आप एप्लीकेशंस क्लेम कर सकते हो। मींस हमें एप्लीकेशंस पेड बेसिस पे मिलेंगी, साथ साथ हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, कॉर्पस में जो पैसा हमने डिपॉजिट किया है, साथ साथ हमने जो बोरोइंग्स की रीपेमेंट की है वो भी साथ साथ हमने ऐड बैक कर दिया। तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम बिफोर डिसअलाउंस एडजस्टमेंट निकल के आ गया। मींस हमें ये पता लग गया कि डिसअलाउंस की एडजस्टमेंट करने से पहले पहले हमें कितना एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्लेम करने के लिए मिलेगा। उसके बाद हमने बात करनी है अमाउंट्स डिसअलाउड एज एप्लीकेशन।
सो डिसअलाउंस में सबसे पहली डिसअलाउंस क्या है, 40A की। आपको पता है अगर हमें TDS काटना है प्रोफेशनल इनकम पे, रॉयल्टी इनकम पे, कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम पे या किसी की सैलरी इनकम पे, अगर वो TDS हम रेजिडेंट के केस में नहीं काटते हैं सो 30% पैसा डिसअलाउ हो जाता है। सेम केस ट्रस्ट के अंदर भी लगता है, जिसमें बोला गया है कि अगर आपने TDS नहीं काटा है उस केस के अंदर जो पैसा आपका है उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा, बिकॉज आपने TDS डिडक्ट नहीं किया। अगर आपने TDS डिडक्ट नहीं किया तो ऐसे केस को एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। एप्लीकेशन वेयर कैश पेड इज फॉर मोर देन 10,000 रुपीज। सो जो सेक्शन 40A3 और 40A3A की आप बात करते हैं PGBP के अंदर, वो सेक्शंस सेम वे में अप्लाई होते हैं ट्रस्ट के ऊपर भी। सो 10,000 से ज़्यादा का अगर आपने कैश सिंगल पर्सन को एक दिन में दिया है सो उसे भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। इट मीन्स आपको अपनी एप्लीकेशन ऑफ इनकम बैंकिंग चैनल से करनी है। उसके बाद और किस चीज़ की डिसअलाउंस होगी, डोनेशंस टू अदर ट्रस्ट टुवर्ड कॉर्पस। आपने बाकी ट्रस्ट को पैसा दिया ताकि वो अपने कॉर्पस में उसको ऐड कर लें। सो जब आपने वो पैसा अप्लाई किया ये देखते हुए किया कि सामने वाला अपनी कॉर्पस में यानी कि एग्जेम्प्टेड इनकम में उस पैसे को ले ले, तो जब आपने अपनी इनकम को एग्जेम्प्टेड इनकम बनाने के लिए ट्रांसफर किया सो ऐसे केसेस को आपको एप्लीकेशन ऑफ इनकम के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। मींस आपको वो पैसा डिसअलाउ होगा एज एन एप्लीकेशन। डोनेशंस टू अदर ट्रस्ट नोट इन सेम ऑब्जेक्ट्स। सेम ऑब्जेक्ट की ट्रस्ट नहीं है, अगर ऐसी ट्रस्ट को आपने डोनेशन दिया है उसे भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। डोनेशंस टू अनरजिस्टर्ड एंटिटीज, किसी अनरजिस्टर्ड एंटिटीज, जो एंटिटीज 1023C में या 1112 में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी जितनी एंटिटीज को आप डोनेशन देते हैं दोज डोनेशंस विल आल्सो बी डिसअलाउड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम। उसके बाद है अनअप्रूव्ड आउटसाइड इंडिया एप्लीकेशन। 10B का केस है जो हमने अभी बात की थी। अप्रूव्ड आउटसाइड इंडिया एप्लीकेशन, दिस इज ऑल्सो 10B केस। सो ये दोनों अमाउंट यहाँ पे जीरो आएंगे। आप देखिए अप्रूव्ड वाले केस में हमने यहाँ भी नो इम्पैक्ट लिखा हुआ है और ऊपर भी हमने लिखा था नो इम्पैक्ट, क्योंकि हमने उसे वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से भी हटा दिया था और अप्रूव्ड वाले अमाउंट को हम एप्लीकेशन से भी डिडक्ट कर रहे हैं। सो उसका कोई भी इम्पैक्ट हमारी टैक्सेबल कंप्यूटेशन की इनकम पे नहीं पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन नोट मेड टुवर्ड ट्रस्ट ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम उन ऑब्जेक्ट्स में इस पैसे को नहीं लगाते हैं तो उसे भी एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। एनी अदर डिसअलाउंस, अगर इसके अलावा भी कोई डिसअलाउंस बनती है तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। सो टोटल एप्लीकेशंस जिसमें हमने कॉर्पस रीपेमेंट और साथ साथ कैश बेसिस की एडजस्टमेंट की थी, उसमें से इन सब डोनेशंस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सभी डोनेशंस हमने माइनस कर दी। अब हमें एप्लीकेशन ऑफ इनकम पता लग जाएगी कि कितनी एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम मीन्स जितना पैसा पे किया है। अब लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फॉर्म 10 की और फॉर्म 9A की। फॉर्म 10 हमें बोलता है कि अगर कोई भी पैसा आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है और उसे आप एक साल में नहीं लगा सकते, तो गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आप एक फॉर्म 10 हमारे पास फाइल कर दीजिए, ये बताते हुए कि ये पैसा हम इस साल की डीम्ड एक्युमुलेशन में ले रहे हैं और अगले 5 साल के अंदर अंदर इस पैसे को हम अप्लाई कर देंगे। अगर हम 5 साल में इस पैसे को अप्लाई ना कर पाए सो 5th ईयर में इस पैसे को हमारी दोबारा से इनकम मान लीजिएगा। ये कहते हुए हम उस पैसे को एक्युमुलेट करते हैं। फॉर्म 10 फाइल करने की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2023, यानी कि आज से 6 दिन बाद। इट मीन्स 31 अक्टूबर 2023 को जिनकी रिटर्न की ड्यू डेट है उसके 2 महीने पहले हमें फॉर्म 10 फाइल करना है। सो अगर आप अपनी इनकम को 5 साल के लिए ये कहते हुए एक्युमुलेट कर रहे हैं कि इस साल में आपको उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम डीम्ड बेसिस पे दे दिया जाए और अगले 5 साल के अंदर अंदर आप उस पैसे को अप्लाई कर देंगे, सो वो डीम्ड एक्युमुलेशन के केसेस के लिए आपको फॉर्म 10 फाइल करना होता है, जिसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त 2023। सो अभी तक हमने जो बात की थी क्लोज 23 में, वो हमने एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ इनकम की बात की थी। सो अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म 10 के अमाउंट को भी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं जो कि डीम्ड एक्युमुलेशन है। हम ये कहते हुए एक्युमुलेशन ले रहे हैं कि अगले 5 साल में हम इस पैसे को अप्लाई कर देंगे, जिसके लिए हमने टाइमली बेसिस पे फॉर्म 10 भी फाइल कर दिया है। इसके अलावा डीम्ड एक्युमुलेशन हम फॉर्म 9A के अंदर एक्युमुलेट करते हैं। अब 9A में जो फॉर्म में एक्युमुलेशन की जाती है वो किस वजह से की जाती है उसे समझते हैं।
फॉर्म 9A में हम गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि हमें पैसा रिसीव ही नहीं हुआ, जो इनकम है हमें वो रिसीव ही नहीं हुई, अभी तो हमने सिर्फ ड्यू की है, उस बेसिस पे हम आपको टैक्स कैसे दे दें, इसलिए हम उसे अप्लाई नहीं कर पाए हैं। सो गवर्नमेंट बोलती है अगर आपको पैसा मिला नहीं है इस वजह से अप्लाई कर पाए हो, नहीं कर पाए हो, या फिर कोई और वजह है, मान लीजिए आपको आपकी इनकम 31 मार्च को 30 मार्च को ही मिली है जिस वजह से आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए। सो गवर्नमेंट नॉन रिसिप्ट के केसेस में हमें रिसिप्ट ईयर प्लस 1 ईयर का बेनिफिट देती है, और एनी अदर केसेस में गवर्नमेंट हमें बोलती है इस साल में अगर आपसे अप्लाई नहीं हुआ है और जेन्युइन केस है तो आप अगले साल में इस इनकम को अप्लाई कर देना। लेकिन आपको 31 अगस्त 2023 तक फॉर्म 9A फाइल करना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा कि कौन कौन से नॉन रिसीट और अदर रीजंस के केसेस में आपने इनकम को एक्यूमुलेट किया है, उन दोनों केसेस को ही यहाँ पे डीम्ड एक्यूमुलेशन मान लिया जाएगा। इसके अलावा डीम्ड एक्यूमुलेशन अप टू 15% ऑफ इनकम, तो आपको पता है ट्रस्ट की जितनी भी इनकम है अगर वो ट्रस्ट 85% इनकम को अप्लाई कर देती है सो 15% इज स्टैंडर्ड डिडक्शंस, मीन आपको 15% की जो एप्लीकेशन है उसे डीम्ड एप्लीकेशन माना जाता है कि 15% पैसा तो आप डीम्ड अप्लाई कर रहे हो, आपको 100 में से 85 यानी कि 85 रुपीस की एप्लीकेशन ऑफ इनकम करनी है। ये आ जाएगा टोटल अलाउएबल एप्लीकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मींस कितनी एप्लीकेशन आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अप्लाई होंगी। अभी जो हमने ऊपर बात की थी 22 में हमने कहा था टोटल इनकम टू बी अप्लाइड इन इंडिया, और 24 में हमने कहा टैक्सेबल इनकम, कैसे निकला वो 23 का टोटल अलाउएबल डिडक्शन और 22 में टोटल इनकम, सो टोटल इनकम माइनस टोटल एलिजिबल एप्लीकेशन, क्लोज 24 में हमारे पास निकल के आ जाएगा कि हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है। ये माइनस में आता है तो इस इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये पॉजिटिव में आता है तो इस पे टैक्सेशन इंप्लीकेशंस आएंगी। सो एप्लीकेशंस में से गवर्नमेंट अब हमारे से चाहती है कि हम स्पेसिफिकली बताएं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन ऑफ इनकम लीगल प्रोविजंस के हिसाब से डिसअलाउड हैं, साथ साथ डीम्ड अकोमोलेशन फॉर्म 9A में, फॉर्म 10 में और 15% में कितनी की गई है, ताकि नेट टैक्सेबल इनकम हम निकाल के ले आएं। क्लोज नंबर 25 हमें बताता है इनकम ऑफ ट्रस्ट टैक्सेबल अंडर 115 BBI। देखिए जितनी एलिजिबल इनकम्स हमने ऊपर ली, चाहे वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन था या फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट थी, उसमें कुछ ना कुछ एप्लीकेशन ऑफ इनकम्स हमारे को माइनस करने के लिए मिल जाती हैं और जिसके बाद टैक्सेबल इनकम निकल के आती है। लेकिन ट्रस्ट अगर कुछ वायलेशंस करती है या फिर एनोनिमस डोनेशन के केस हैं, उस केस में हमें कुछ एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मिलता है, हमें रिसीट बेसिस पे उस पर डायरेक्टली 30% टैक्स देना होता है। सेक्शन 115 BBI की इनकम को उसके बाद टैक्सेबल इनकम में ऐड किया जाएगा। वो सेक्शन 115 BBI में बोलता है अगर आपने एकोमोलेशन रॉन्ग की है, इट मीन्स आपने फॉर्म 10 और फॉर्म 9A फाइल नहीं किया है, या आपने एकोमोलेट किए गए पैसे को सेक्शन 11(5) के इन्वेस्टमेंट मोड्स में नहीं लगाया है, सो आपकी उस इनकम पे 30% का डायरेक्ट टैक्स लगा देंगे विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ इनकम। 9A और फॉर्म 10 एक्यूमुलेटेड नॉट अप्लाइड, आपने पिछले 5 साल से फॉर्म 10 में कुछ पैसा एक्यूमुलेट किया लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया, तो 5वें साल में हम उसे आपकी इनकम बना देंगे। आपने कुछ पैसा बोला था रिसीव नहीं हुआ, लेकिन जिस साल में वो रिसीव हुआ या उसके अगले साल में भी आप अप्लाई नहीं कर पाए, तो रिसिप्ट ईयर के अगले साल में यानी कि रिसिप्ट प्लस 1 ईयर में उसे हम आपकी इनकम बना देंगे अंडर सेक्शन 115 BBI। और जितना पैसा आपने 13(3) यानी कि स्पेसिफाइड पर्सन, ट्रस्ट के ऑथर्स, ट्रस्टीज या जिसने सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन दिया है, ऐसे पर्सन्स के लिए अगर आपने कोई बेनिफिट लगाया है, उनके बेनिफिट के लिए कोई पैसा लगाया है, सो उस पर भी सेक्शन 115 BBI लग जाएगा। इसके अलावा जो एनोनिमस डोनेशन है सेक्शन 115 BBC की, उसे हम यहाँ ऐड करेंगे। जो हमने बात किया है कि टोटल एनोनिमस डोनेशन जिसमें से हमें माइनस करने को मिलेगा 5% ऑफ डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर, उसे माइनस करके हम बाकी एनोनिमस डोनेशन पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा 30% का। सो ये टोटल अमाउंट जो निकल के आएगा ट्रस्ट को यही सब अमाउंट्स पे ही टैक्स देने हैं। सो टैक्सेबल इनकम जो हमने ऊपर कंप्यूट की 115 BBI 115 BBC, इन सब अमाउंट्स को जोड़ के हम टैक्सेबल इनकम बता देंगे कि इतना अमाउंट बनता है जिस पे ट्रस्ट ने टैक्स देना है। वही अमाउंट इनकम टैक्स रिटर्न से भी फेच किया जाएगा। आपको पता है अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हमसे 1 महीना पहले ली जाती है। अगर 31 अक्टूबर 23 की लास्ट डेट ITR की है तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की 30 सितंबर है। सो अब आने वाले समय में देखेंगे ट्रस्ट के केस में ITR 7 भी आपको
फॉर्म 10BB और फॉर्म 10B से प्री फील्ड मिलेगी, क्योंकि जो टैक्सेबल इनकम, जो अलाउंस डिसअलाउंस हम अपनी फॉर्म 10BB और 10B में दिखाएंगे, वही अलाउंस डिसअलाउंस ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे आप कोई भी गलती करेंगे, अगर ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देते वक्त कोई भी टैक्सेबल इनकम की कंप्यूटेशन में गलती करता है, सो ऐसे केस के अंदर आपकी प्री फिलिंग भी गलत होके आएगी और आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी अल्टरनेटिव व्यू अपनी ITR में लेंगे, सो 143(1) की जब इंटीमेशन आपके पास आएगी तो आपको पता लगेगा कि आपके इनकम में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को सही मानते हुए, भले ही उसमें कोई एनोनिमस मिस्टेक ही क्यों नहीं थी, क्लरिकल मिस्टेक क्यों नहीं थी, तो भी आपकी इनकम में उतना अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा। अदर रिपोर्टेबल क्लोजेज में क्लोज 27 to 32 की बात करेंगे। तो अभी तक हमने 1 to 11 जनरल इंफॉर्मेशन एंड 12 to 26 मींस की कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम प्लस 115 BBI प्लस 115 BBC की डिस्कशन की है। अदर रिपोर्टेबल क्लोजेज में जो फर्स्ट क्लोज है वो है एप्लीकेशन ऑफ इनकम आउट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, जो पैसा आपने किसी और सोर्स से लगाया। सो कितनी एप्लीकेशन ऑफ इनकम आपने अर्लियर ईयर में जो फॉर्म 10 फाइल किए थे उससे रिलेटेड अब एप्लीकेशन किया। मींस कुछ पैसा ऐसा भी हो सकता है जो आपने 5 साल के लिए एक्युमुलेट किया था, तीसरे साल में, चौथे साल में कुछ पैसा उसमें से आप लगाते जा रहे हैं। सो वो अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। सो ए में आपको लिखना है एक्युमुलेट जो फॉर्म 10 में किया था पहले वाले सालों में, उसमें से कितना पैसा अप्लाई किया है। बी में आपने लिखना है कि 9A में आपने कितना पैसा पिछले सालों में एक्युमुलेट किया था जो इस साल में आपने अप्लाई किया है। सी में है इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर अप टू 15% एक्युमुलेटेड और सेट अपार्ट। अभी तक आपसे ये नहीं पूछा जाता था कि जितना पैसा आपने पिछले सालों का 15% डीम्ड एक्युमुलेशन में लिया है उसे आपने कब अप्लाई किया है, लेकिन फॉर्म 10BB और फॉर्म 10B में अभी हम स्पेसिफिक रिपोर्टिंग इस बार हमें देके चलनी है, जिसमें हमें बताना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर का जो 15% डीम्ड एक्युमुलेशन हमने लिया था उसमें से कितना पैसा हमने इस बार अप्लाई कर दिया है। उसके बाद कॉर्पस में से कितना पैसा अप्लाई किया है। कॉर्पस में जितना पैसा अप्लाई किया है उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाता। जब कॉर्पस से हम पैसा डिपॉजिट करते हैं वापसी, उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाता है, जो हमने टैक्सेबल इनकम की कंप्यूटेशन में भी बात की थी। बोरोड फंड में से कितना पैसा अप्लाई किया है। सो बोरोड फंड में से हम जब पैसा अप्लाई करते हैं उसे एप्लीकेशन नहीं माना जाता, लेकिन रीपेमेंट ऑफ लोन जब हम करते हैं अपनी इनकम में से उसे माना जाता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एनी अदर, तो इन सब सोर्सेज में से जो पैसा आपने अप्लाई किया है जो कि ऊपर वाले सोर्सेज नहीं थे, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का सोर्स, इनकम का सोर्स, ऐसे किसी भी सोर्स में से अगर आपने कुछ पैसा अप्लाई किया है सो आप उसे क्लोज नंबर 27 में बताएंगे। क्लोज 28 सिंपल क्लोज है, लास्ट टाइम की 10B और 10BB में भी होता था। क्लोज 28 में आपको डिटेल्स देनी है स्पेसिफाइड पर्सन्स की, मीन्स की ट्रस्टीज की, ऑथर की, सेटलर की, जिसने सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया है उनकी, उन सब की डिटेल्स आप 13(3) सेक्शंस के हिसाब से जो भी आपके स्पेसिफाइड पर्सन्स यानी कि रिलेटेड पार्टी बनते हैं उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। क्लोज 29 डिटेल्स ऑफ इनकम और प्रॉपर्टी रेफर टू इन सेक्शन 13(2). 13(3) में लिस्ट है रिलेटेड पार्टीज की यानी कि स्पेसिफाइड पर्सन्स की। 13(2) में लिस्ट है कौन कौन सी इनकम हमने 13(3) में स्पेसिफाइड पर्सन्स के बेनिफिट के लिए ली है। जैसे कि कोई भी इनकम या प्रॉपर्टी क्या हमने लेंड की है विदाउट एनी एडिक्वेट सिक्योरिटी और एडिक्वेट इंटरेस्ट, किसको, स्पेसिफाइड पर्सन को। क्या हमने कोई सैलरी या अलाउंस दिया है जो कि रीजनेबल सैलरी से ज़्यादा का अमाउंट है। क्या हमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग स्पेसिफाइड पर्सन को अपनी ट्रस्ट की अवेलेबल कराई है जिस पे हमने एडिक्वेट रेंट चार्ज ना किया हो। क्या ऑडिटी की सर्विसेज स्पेसिफाइड पर्सन को अवेल कराई गई हैं जिस पे कि एडिक्वेट पैसा चार्ज ना किया गया हो। क्या कोई प्रॉपर्टी हमने ऑडिटी ने परचेज की है स्पेसिफाइड पर्सन से जो महंगी की हो। क्या कोई सेल की है स्पेसिफाइड पर्सन को जो सस्ती कर दी हो। उसके बाद whether income or property of the auditee is diverted during the previous year in favor of specified person। क्या specified person को इनकम में से कुछ पैसा डाइवर्ट किया गया है जो कि एक्चुअल में लॉजिकली उसके लिए बनता नहीं था। whether any fund of the auditee continue to remain invested for a period during the previous year in a concern in which specified person has substantial interest। सो अगर किसी substantially interested concern में जिसमें specified person का substantial interest है उसमें अगर हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है या लैंड किया हुआ है उसे, उसकी डिटेल भी हमें यहाँ देनी पड़ेगी। ये सब डिटेल्स की जो
डिसअलाउंस होती है, टैक्सेबिलिटी होती है, वो सेक्शन 115 BBI में होती है। जो सेक्शन 115 BBI में हमने बात की थी, आपको याद हो तो हमने वहाँ पे ये चीज़ लिखी थी कि 13(3) के पर्सन के बेनिफिट के लिए जो पैसा लगाया जाएगा उस पर भी 115 BBI लगेगा। सो हम बोल सकते हैं कि अगर इसमें हम कोई भी अमाउंट दिखाएंगे, मेक श्योर कि उतना अमाउंट हमने 115 BBI की कंप्यूटेशन के लिए भी ऐड कर लिया हो। क्लोज नंबर 30 स्पेसिफिक वायलेशन जो सेक्शन 12A(B) में दी हुई हैं उससे रिलेटेड है। स्पेसिफिक वायलेशंस कुछ बोली जाती हैं जिस केस में ट्रस्ट का लॉ हमें ये बोलता है, इनकम टैक्स लॉ हमें ये बोलता है कि अगर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और कमिश्नर को असेसमेंट करते वक्त लगता है कि ट्रस्ट ने कुछ भी स्पेसिफिक वायलेशंस की हैं तो उस केस में वो ट्रस्ट की एग्जेम्पशंस को रिजेक्ट कर सकता है और उसे रिजेक्ट करके वो ट्रस्ट की इनकम को अदर प्रोविजंस के हिसाब से टैक्सेबल कर सकता है। मींस उन्हें एग्जेम्पशन का बेनिफिट नॉट अवेल्ड भी कर सकता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कमिश्नर। सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 12A(B) में स्पेसिफाइड वायलेशंस की प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कमिश्नर के पास है, अब फॉर्म 10BB के अंदर फॉर्म 10BB में ऑडिटर को भी देनी पड़ेगी। सो ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि क्या कोई इनकम ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट्स के अलावा भी अप्लाई की गई है तो उसका अमाउंट बताना पड़ेगा। इस बेस पे हमारा रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। वेदर द ऑडिटी कोई बिजनेस कर रहा है जो कि इंसिडेंटल टू ट्रस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है या इंसिडेंटल होते हुए उसके सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा, क्या ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए लगाया गया है या ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को किसी स्पेसिफिक रीजनल रिलीजियस कम्युनिटी और केस के लिए लगाया गया है, ये सब पॉइंट्स किससे रिलेटेड हैं? स्पेसिफिक वायलेशन से रिलेटेड। सो आप इन चीज़ों को 100% चेक करके ही इसमें अमाउंट दिखाएंगे, क्योंकि जितना अमाउंट आप इसमें दिखाएंगे एओ के पास पावर होगी, कमिश्नर के पास पावर होगी कि वो आपके रजिस्ट्रेशन को यानी कि ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर सकता है। तो ये स्पेसिफाइड वायलेशन को आपको बहुत ध्यान से दिखाना है, इसमें कोई गलत अमाउंट आपको नहीं शो करना है। क्लोज नंबर 31 डेप्रिसिएशन की क्लेम का है। क्या कोई डेप्रिसिएशन का क्लेम किसी ऐसी एसेट से रिलेटेड किया गया है जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ऑलरेडी क्लेम किया जा चुका है? इट मींस अगर कॉस्ट ऑफ एसेट हम एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्लेम कर चुके हैं तो हमें डेप्रिसिएशन का क्लेम नहीं मिलेगा। यही चीज चेक करने के लिए क्लोज 31 बोला गया है। एंड लास्ट क्लोज इज क्लोज 32 जिसमें बोला गया कि क्या ट्रस्ट को TDS या TCS डिडक्ट या कलेक्ट करना है तो हमें शेड्यूल देना पड़ेगा। सो हमने बात की क्लोज 1 to 11 जनरल इंफॉर्मेशन की, क्लोज 12 to 26 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम प्लस 115 BBI प्लस 115 BBC की, 27 to 32 जो कि अदर रिपोर्टेबल क्लोजेज हैं। लेकिन 27 to 32 में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना भी अमाउंट आप स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए दिखाएंगे उसे 115 BBI में ऐड करेंगे और जितना पैसा आप स्पेसिफाइड वायलेशन में दिखाएंगे उसे बड़े ध्यान से दिखाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर आपके ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर सकता है। फॉर्म 10BB में आपको ये सब शेड्यूल्स देने होंगे। जो आप 40A(I)(A) की डिसअलाउंस अपने क्लोज 23 में एप्लीकेशन ऑफ इनकम में दिखाएंगे उसका शेड्यूल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जो शेड्यूल वैसा ही है जो आप फॉर्म 3CD के क्लोज 21 में देते हैं। 40A(3) और 40A(3A) इन दोनों का भी शेड्यूल आपको देना पड़ेगा कि कितनी पेमेंट्स आपने 10,000 से ज़्यादा की 1 पर्सन को एक दिन में की हैं। सो उसका भी शेड्यूल बिल्कुल वैसा ही है जो क्लोज 21 का शेड्यूल है फॉर्म 3CD का। और शेड्यूल ऑफ TDS डिडक्टेड और TDS कलेक्टेड आपको देना पड़ेगा जो क्लोज 32 से रिलेटेड है, जो बिल्कुल वैसा ही क्लोज है जो क्लोज 34 फॉर्म 3CD का है, जिसमें हमें एक तो क्लोज 34A में हमें ये बताना होता है कि पैसा कितना डिडक्ट करना था और कितना डिडक्ट किया। 2 में हमें ये बताना होता है कि हमने कुछ रिटर्न्स फाइल किए हैं या नहीं किए हैं, जो रिटर्न्स बनती थी TDS की। और 34C में हमें ये बताना होता है कि क्या कोई इंटरेस्ट लायबल था 201 सेक्शन का, तो वो सब हमें वहाँ बताना होता है। वही सेम चीज़ हमें क्लोज 32 के शेड्यूल में भी बतानी पड़ेगी ट्रस्ट के केस में। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑल अराउंड फॉर फॉर्म 10BB। लास्ट ईयर तक 11-12 में रजिस्टर्ड ट्रस्ट अपनी ओनली 10B की रिपोर्ट फाइल करती थी, लेकिन अब वो 10BB भी फाइल कर सकती हैं, जैसा कि हमने एप्लीकेबिलिटी के बेस पे चेक किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉर्म 10B को,
जो अप्लाई होगा उन ट्रस्ट पे जिनकी ग्रॉस रिसीट्स 5 करोड़ से ज़्यादा हैं, या जिन्हें कुछ भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है, या जिन्होंने फॉरेन एप्लीकेशन ऑफ इनकम की है, उन सभी ट्रस्ट पे फॉर्म 10 भी एप्लीकेबल होता है, जिसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।